नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार जो आपके अपने चैनल स्टॉक विथ जय में आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिगार्डिंग, क्योंकि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में प्रमोटर्स की होल्डिंग जहां 73% थी, वही इस क्वार्टर में, इसमें जून क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग 0 हो चुका है, जिस कारण बहुत सारे लोग विचलित हो रहे हैं कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में प्रमोटर्स की होल्डिंग डायरेक्ट 0 क्यों हो गया है, इसके क्या रीजन है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये डेटा हम बीएससी से लिए हैं और बीएससी पे जहां प्रमोटर्स की होल्डिंग दिसंबर क्वार्टर में 73% से ज़्यादा था और पब्लिक की होल्डिंग 26% के आसपास थी, वहीं इस क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग 0 हो चुका है और पब्लिक की होल्डिंग 100% हो चुका है और प्रमोटर्स अपने सारे शेयर बेच के इसमें से भाग चुके हैं। तो इन सारे विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है और आगे हम लोगों को इस कंपनी में क्या करने की आवश्यकता है, क्या अभी इसमें बने रहने की आवश्यकता है या इस बैंक से एग्जिट कर जाने की आवश्यकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपको हम एक शब्दों में बताना चाहेंगे कि अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अब एनबीएफसी न रह करके ये कॉमर्शियल बैंक बनने जा रहा है। तो आप कहेंगे ये कॉमर्शियल बैंक क्या होता है और एनबीएफसी ये क्या होते हैं। तो चलिए शॉर्ट में हम आपको इन दोनों में डिफरेंसेस बता देते हैं। दोस्तों, जब भी इंडिया में बैंक की बात होती है तो बैंक को 4 कैटेगरी में बांटा गया है फ्रेंड्स, जिसमें कॉमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसे आप एनबीएफसी के नाम से जानते हैं, पेमेंट बैंक और कॉर्पोरेट बैंक, ये 4 तरह के बैंक इंडिया में रन कर रहे हैं। तो अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एनबीएफसी थी फ्रेंड्स, इट मींस स्मॉल फाइनेंस बैंक था, जो अब कॉमर्शियल बैंक बनने जा रहा है। तो चलिए शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं कि कॉमर्शियल बैंक और एनबीएफसी में क्या अंतर है। दोस्तों, वैसे तो कॉमर्शियल बैंक और एनबीएफसी बैंक दोनों आरबीआई के अंडर में ही काम करता है, लेकिन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि कॉमर्शियल बैंक किसी को भी लोन दे सकता है, जबकि स्मॉल फाइनेंस बैंक पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, छोटे मोटे व्यापारी को लोन देना जिसे आप एसएमई कहते हैं, और वाहन लोन आदि इसमें आते हैं। दोस्तों, अगर इसे और भी आसान शब्दों में आप समझना चाहेंगे तो स्मॉल फाइनेंस बैंक केवल 50 लाख तक ही लोन दे सकता है, जबकि कॉमर्शियल बैंक के साथ ऐसा कुछ भी लिमिट नहीं है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है फ्रेंड्स। अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक किसी को अगर लोन देता तो सिर्फ और सिर्फ 50 लाख तक ही लोन देने की सीमा इसके पास थी। जब ये कॉमर्शियल बैंक बन जाएगा तो इसकी सीमा बढ़ जाएगी और ये जितना चाहे किसी को भी लोन दे सकता है फ्रेंड्स। तो फिर अब बात आती है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे 73% से 0 क्यों हो गया है। तो फ्रेंड्स, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सिर्फ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ ही ऐसा नहीं हुआ है, जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उन्हें भी ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे और ये गाइडलाइंस आरबीआई के द्वारा ही निर्धारित किया गया है। और हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ भी ऐसा हुआ है, उसमें भी प्रमोटर्स की होल्डिंग अब 0 आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद एचडीएफसी बैंक में भी आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग जहां 25% थी, वो अब घट करके 0% हो चुका है और आईसीआईसी बैंक में तो पहले से ही प्रमोटर्स की होल्डिंग 0 है। तो फिर आप कहेंगे कि ऐसा करने की आवश्यकता क्यों थी। तो दोस्तों, पहले कॉमर्शियल बैंक में किसी एक व्यक्ति या किसी एक फैमिली का डिसीजन चलता था, लेकिन जब से ये रूल लागू हुआ है तब से किसी एक व्यक्ति या किसी एक फैमिली का डिसीजन नहीं चलेगा। जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि यस बैंक में सिर्फ और सिर्फ राणा कपूर का ही डिसीजन चलता था और उनके फैमिली का ही चलता था, क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा स्टेक राणा कपूर का ही था। तो अब कॉमर्शियल बैंक में ऐसा हटा दिया गया है और इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जिनकी होल्डिंग अच्छा खासा है या एफआईआईज हैं, डीआईआईज हैं, उनको भी बोर्ड में शामिल किया जाएगा और उनके डिसीजन को भी सुना जाएगा। क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपने यस बैंक को देखा था फ्रेंड्स। यस बैंक के जो संस्थापक थे राणा कपूर, उन्होंने करीब 100 फेक कंपनी बनाए थे और 100 फेक कंपनी में वो पैसे को ट्रांसफर किए थे और हद तो तब हो गई कि वो अपने पत्नी के एक कंपनी में 87 करोड़ गिफ्ट के तौर पर दिए थे। इट मीन्स पैसा पब्लिक का और अपने पत्नी को 87 करोड़ रुपया गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं। ऐसा उसमें इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें भी केवल और केवल राणा कपूर डिसीजन लिया करते थे और उनके परिवार के लोग इसमें डिसीजन लिया करते थे। इसी सब को देखते हुए आरबीआई के द्वारा ये रूल लाया गया है कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक होंगे उसमें प्रमोटर्स की केबल नहीं चलेगी, उसमें एफआईआईज, डीआईआईज और जो पब्लिक सेक्टर के बड़े रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको भी बोर्ड में शामिल किया जाएगा और उनके डिसीजन को भी माना जाएगा फ्रेंड्स, और एक व्यक्ति अब डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, यही वो रीजन थे जहां उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में प्रमोटर्स की होल्डिंग 73% थी, अब घट करके 0% हो चुका है। तो फिर बात आती है कि अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम लोगों को क्या करने की आवश्यकता है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपकी स्टेक इस स्टॉक में है तो आप घबराएं नहीं, ये एक अच्छा स्टॉक है और इन फ्यूचर ये एक मल्टी बैगर बैंक बनने जा रहा है फ्रेंड्स। और अभी दो बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर इसमें एंटर भी किए हैं फ्रेंड्स। अगर पब्लिक सेक्टर में देखेंगे तो वहां पे आपको डॉली खन्ना जी का भी एंट्री देखने को मिलेगा और उनका स्टेक इसमें 1% से ज्यादा है। इसके अलावा अगर डीआईआई सेक्शन में देखेंगे तो डीआईआई में भी आपको सुंदरम म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखने को मिलेंगे और करीब करीब 3% के आसपास जून क्वार्टर में सुंदरम म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अब बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें इंटर करेंगे और उनके हाथ में इनके मैनेजमेंट आ जाएंगे। जिस तरह आपको आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल रहे हैं, ठीक उसी तरह आपको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी प्रमोटर्स की होल्डिंग और डिसीजन देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग 0% हो गई है तो इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये इन्वेस्टर के भले के लिए ही आरबीआई के द्वारा डिसीजन लिया गया है फ्रेंड्स, और केवल उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ही ये डिसीजन नहीं है, ये सभी के लिए ये डिसीजन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और नारी का सम्मान करें।